भूलें। देवरानी ने खोला जेठानी के लिए ससुराल वालों की हवेली का राज। कहते हैं किसी भी घर की असली पहचान उसकी ऊंची दीवारों से नहीं बल्कि उसके बंद दरवाजों के पीछे छिपे सच से होती है। इस हवेली में भी एक बंद कमरा था जिसे सालों से किसी ने नहीं खोला। घर वाले कहते थे वहाँ सिर्फ पुराना सामान रखा है, लेकिन हर आधी रात उसी कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आती थी। उधर इस घर की बड़ी बहू साधना हर दिन अपमान और अत्याचार सहकर भी चुप थी। फिर इस घर में नई बहू निशा आई। उसे लगा था कि वो एक नए परिवार में आई है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसने अनजाने में एक ऐसे रहस्य के बीच कदम रख दिया है जिसे छिपाने के लिए ये परिवार किसी भी हद तक जा सकता है। आखिर उस बंद कमरे में क्या छिपा था? कौन था जो आधी रात को निशा को गुमनाम पर्चियां भेज रहा था? और क्यों इस घर का हर सदस्य एक दूसरे से भी कोई सच छिपा रहा था? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस कहानी के अंत तक चौंका देंगे। सुबह का समय था। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। रमेश के बड़े से घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। पूरा आंगन फूलों से सजा हुआ था। ढोल की आवाजें, मेहमानों की हंसी और हर चेहरे पर बनावटी मुस्कान। लेकिन उसी घर की रसोई में एक औरत चुपचाप चूल्हे के सामने बैठी थी। उसका नाम था साधना। चेहरे पर चोट के पुराने निशान, हाथ पर जले का दाग और आंखों में ऐसी खामोशी जो बरसों का दर्द छिपा रही थी। वो बिना कुछ बोले पूरे घर के लिए खाना बना रही थी। तभी पीछे से कमला देवी की तेज आवाज गूंजी। साधना, बारात आने वाली है। अगर आज खाने में जरा सी भी कमी हुई ना तो याद रखना आज तेरी खैर नहीं। साधना ने सिर झुकाकर बस इतना कहा। जी माँ जी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे उसने बोलना भी डरते डरते सीख लिया हो। उधर रमेश अपने छोटे बेटे रोहित को बार बार समझा रहा था। देख बेटा, आज से तेरी पत्नी इस घर में आ जाएगी। उसे पहले दिन ही समझा देना, इस घर में वही होगा जो हम कहेंगे। रोहित मुस्कुरा दिया। जी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। कुछ ही देर बाद शहनाइयां और तेज बजने लगी। नई बहू निशा गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी थी। लाल साड़ी, आत्मविश्वास से भरी आंखें और चेहरे पर हल्की मुस्कान। कमला देवी ने आरती उतारी। निशा ने चावल का कलश गिराया और जैसे ही उसने घर के अंदर पहला कदम रखा, उसकी नजर सीधे साधना पर पड़ी। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली। निशा मुस्कुराई, लेकिन साधना मुस्कुराई नहीं। उसने तुरंत अपनी नजरें नीचे झुका ली। निशा ने मन ही मन सोचा, इस घर में सबसे ज्यादा दुखी चेहरा इसी महिला का क्यों है? कमला देवी ने साधना को फिर से पूरे घर का काम सौंप दिया। अरे साधना, कहाँ रह गई कमबख्त? जरा जल्दी से सबके लिए चाय तो लेकर आ। जी माँ जी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे उसने बोलना भी डरते डरते सीख लिया हो। निकम्मी कहीं की, एक छोटा सा काम तुझसे ढंग से नहीं होता। हमेशा काम बिगाड़ना ही सीखा है तूने। बस इतना बता दीजिए, नाराजगी आपकी चाय के बिगड़ने पर है या इस इंसान के होने पर? नहीं बहू, तुम इस घर के मामलों के बीच में मत ही बोलो तो अच्छा होगा। इससे अपनी औकात अच्छे से मालूम है। जी माँ जी। रात के लगभग 10 बज चुके थे। एक एक करके सारे मेहमान अपने घर लौट चुके थे। पूरे घर में अब सिर्फ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के पीछे हर कमरे में अलग अलग कहानियां चल रही थी। नई बहू निशा अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर हो रही बारिश को देख रही थी। अचानक उसे नीचे आंगन से किसी के दबे दबे रोने की आवाज सुनाई दी। ये इतनी रात को कौन जाग रहा है? वो धीरे से कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर निकली। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही उसने देखा रसोई की हल्की पीली रोशनी अभी भी चल रही थी। वो धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। अंदर साधना अकेली बैठी थी। उसके सामने बर्तनों का पहाड़ लगा था। दोनों हाथ बर्तन धो रहे थे, लेकिन आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। निशा ने धीरे से पूछा, भाभी अभी तक सोई क्यों नहीं? साधना घबरा गई। उसने जल्दी से आंसू पोंछे और मुस्कुराने की कोशिश की। बस काम खत्म कर रही हूँ निशा। निशा ने पूरे रसोई घर पर नजर डाली। सारे घर के लोग खाना खाकर आराम कर रहे थे और बड़ी बहू अभी भी काम कर रही थी। उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगली सुबह कमला देवी ने पूरे घर के सामने आवाज लगाई। साधना, नई बहू को पूरा घर दिखा दे ताकि बाद में कोई बहाना ना बनाए। साधना चुपचाप आगे चलने लगी। निशा उसके पीछे। दूसरा कमरा, पूजा घर, स्टोर, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन जब दोनों पहली मंजिल पर पहुंची, निशा की नजर एक बड़े लकड़ी के दरवाजे पर पड़ी। उस पर मोटा सा ताला लगा हुआ था। दरवाजे के ऊपर धूल जमी थी, जैसे बरसों से खुला ही ना हो। निशा ने सहजता से पूछा, अरे भाभी, आपने ये कमरा तो दिखाया ही नहीं है। इस कमरे में क्या है? साधना का चेहरा अचानक उतर गया। उसने बिना दरवाजे की तरफ देखे कहा, कुछ नहीं निशा, पुराना सामान रखा है यहाँ पर। इतने में पीछे से कमला देवी की तेज आवाज आई। नहीं बहू, हर बंद दरवाजा खोलना जरूरी नहीं होता। निशा पलटकर मुस्कुराई। माँ जी, मैं तो बस पूछ ही रही थी। कमला देवी की आंखें कुछ पल तक निशा पर टिकी रहीं, फिर वो बिना कुछ बोले चली गईं। लेकिन निशा ने पहली बार महसूस किया कि इस घर में सिर्फ लोग ही नहीं, कुछ राज भी कैद हैं।
दोपहर का समय, सब लोग खाना खा रहे थे। साधना हमेशा की तरह सबसे आखिर में खड़ी थी। साधना बहू, पहले सबको खाना परोस, फिर अगर कुछ बच जाए तो खुद खा लेना। निशा ने चौंक कर साधना की ओर देखा। साधना ने बिना विरोध किए वैसा ही किया। जब सबका खाना खत्म हुआ, थाली में सिर्फ 2 सूखी रोटियां बची थीं। साधना उन्हें उठाकर रसोई में जाने लगी। तभी निशा अपनी पूरी भरी हुई थाली लेकर उठी और मुस्कुराते हुए बोली, भाभी, आज मेरा पेट जल्दी भर गया है, बाकी आप खा लीजिए। नहीं निशा, अगर माँ जी ने देख लिया तो। साधना दीदी, अब कब तक यूं डर डर के रहोगी? कभी कभी डर से बड़ा भी कोई रिश्ता होता है। इतने में कमला देवी अचानक रसोई के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। उन्होंने दोनों को साथ देखा। उनकी आंखें सिकुड़ गईं। अरे वाह, एक दिन भी नहीं हुआ और ये देवरानी जेठानी की पंचायत शुरू हो गई। मैंने पहले ही कहा था, नई बहू के कान मत भरना। पूरा घर उनकी आवाज सुनकर इकट्ठा हो गया। साधना डर के मारे कांपने लगी। नहीं माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। कमला देवी ने हाथ उठाया, लेकिन इस बार वो हाथ हवा में ही रुक गया, क्योंकि निशा ने पहली बार कमला देवी की कलाई पकड़ ली थी। पूरा घर स्तब्ध रह गया। कुछ पल तक ऐसी खामोशी छाई कि घड़ी की टिक टिक भी साफ सुनाई दे रही थी। निशा ने धीरे से हाथ छोड़ा और बिल्कुल शांत गहरी आवाज में बोली, माँ जी, इज्जत उम्र से नहीं मिलती, लेकिन व्यवहार से मिलती है। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। उन्हें पहली बार लगा ये लड़की उनके हिसाब से चलने वाली नहीं है। उसी रात रमेश, कमला देवी और नरेश बैठक में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। अरे भाग्यवान, अगर नई बहू ऐसे ही सवाल पूछती रही तो बहुत परेशानी होने वाली है। पहले साधना को संभालना मुश्किल था, अब ये दूसरी भी। इनका कुछ करना पड़ेगा। निशा पानी लेने नीचे आई। जैसे ही वो सीढ़ियों के पास पहुंची, उसे कुछ शब्द सुनाई दिए। निशा वहीं रुक गई। उसने आगे बढ़ना चाहा, तभी पीछे रखी पीतल की फूलदान उसके पैर से हल्का सा टकरा गई। तीनों की नजर एक साथ दरवाजे की तरफ उठी। कौन है वहाँ पर? निशा की धड़कन तेज हो गई। वो तुरंत पर्दे के पीछे छिप गई। अरे जाकर देखो, शायद दरवाजा खुला रह गया था। रमेश धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ निशा की सांसें तेज होती जा रही थीं और रमेश उसके ठीक सामने बढ़ता चला रहा था। तभी बाहर बिजली इतनी जोर से कड़की कि पूरा घर एक पल के लिए अंधेरे में डूब गया। मुख्य दरवाजा तेज हवा से अपने आप बंद हो गया। कमला देवी घबरा गई। रमेश और नरेश तुरंत बाहर चले गए। निशा ने राहत की सांस ली, लेकिन अब उसे यकीन हो चुका था, इस घर में कुछ ऐसा छिपा है जिसे हर हाल में छिपा कर रखा जा रहा है। अगली सुबह निशा की नींद एक अजीब आवाज से खुली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज लकड़ी पर मार रहा हो। वो खिड़की तक गई। आंगन बिल्कुल खाली था। आवाज फिर आई, लेकिन इस बार ऊपर वाली मंजिल से। निशा धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। पूरा गलियारा सुनसान था। वही बंद कमरा जिस पर बड़ा सा ताला लगा था। आवाज उसी कमरे के अंदर से आ रही थी। निशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो ताले के पास पहुंची और कान दरवाजे से लगा दिया। कुछ सेकंड तक सिर्फ सन्नाटा, किसी के बहुत धीमे कदमों की आवाज, और उसके बाद सब कुछ शांत। निशा ने पीछे मुड़कर देखा। गलियारे में कोई नहीं था। वो नीचे लौट आई, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर कमरे में कोई नहीं है तो आवाज किसकी थी? दोपहर को साधना कपड़े सुखा रही थी। निशा धीरे से उसके पास पहुंची। भाभी, ऊपर वाले बंद कमरे में क्या सच छुपा हुआ है? साधना के हाथ कांप गए। उसके हाथ से गीला कपड़ा नीचे गिर गया। कुछ पल तक वो चुप रही, फिर बोली, कृपया करो निशा, उस कमरे के बारे में दोबारा मत पूछना बस। साधना की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन क्यों? कुछ सवाल ऐसे होते हैं निशा, जितने कम पूछे जाएं उतना ही अच्छा होता है। इतना कहकर वो वहां से चली गई। शाम को घर में अचानक बिजली चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। साधना, जल्दी से मोमबत्तियां जला। साधना रसोई की ओर भागी। निशा भी उसके पीछे चली गई। रसोई के कोने में पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी। साधना ने जैसे ही उसका दरवाजा खोला, एक पुराना लिफाफा नीचे गिर पड़ा। साधना का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो झट से झुकी और लिफाफा उठाकर अपने आंचल में छिपा लिया। लेकिन निशा की तेज नजर वो बात देख चुकी थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन सोचने लगी, आखिर इस लिफाफे में ऐसा क्या है जिसे भाभी अभी भी छिपा रही है? रात के खाने के बाद पूरा परिवार हॉल में बैठा था। टीवी चल रहा था। कमला देवी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बहू, आज पहली बार तुम्हारे हाथ की चाय पीते हैं। जरूर माँ जी, अभी बनाकर लेकर आती हूँ। उसने देखा साधना चुपचाप एक कोने में खड़ी है। अरे साधना भाभी, मैं कब से देख रही हूँ, आप हमेशा इतनी डरी डरी क्यों रहती हैं? निशा, आराम से बात करो, इस घर में दीवारों के भी कान हैं। बस इतना कहा। इतना सुनते ही निशा ने पूरे रसोई घर में नजर दौड़ाई। तभी उसकी नजर एक छोटी सी लाल बत्ती पर पड़ी। वो गैस चिमनी के नीचे लगी हुई थी। पहली नजर में वो सामान्य लगी, लेकिन वो लगातार टिमटिमा रही थी। निशा पास गई, धूल साफ की और उसका चेहरा बदल गया। वो कोई साधारण बत्ती नहीं थी, वो एक छोटा सा छिपा हुआ कैमरा था। अब उसे समझ आ गया, साधना ने दीवारों के भी कान हैं क्यों कहा था। कोई इस घर के हर कोने पर नजर रख रहा था, लेकिन कैमरा किसने लगाया? उसी रात निशा अपने कमरे में बैठी सारी बातें जोड़ने की कोशिश कर रही थी। बंद कमरा, अजीब आवाज, पुराना लिफाफा और अब छिपा हुआ कैमरा।
उसे यकीन हो चुका था ये सिर्फ घरेलू अत्याचार की कहानी नहीं है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छिपा है। तभी उसके कमरे के दरवाजे के नीचे से किसी ने धीरे से एक मोड़ा हुआ कागज अंदर सरका दिया। निशा दौड़कर दरवाजा खोलती है, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने कागज खोला, उसमें सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर सच जानना है तो आज रात ठीक 12 बजे ऊपर वाले बंद कमरे के सामने आना, अकेले। अरे ये क्या, आखिर आधी रात को बंद कमरे में किसने बुलाया होगा मुझे वहाँ पर? ये किसकी मदद की पुकार थी? या फिर ये कहीं मुझे फंसाने के लिए कोई जाल तो नहीं बिछाया गया? क्या किसी ने मेरे साथ मजाक किया है? निशा की सांसें तेज हो गईं। उसने घड़ी की तरफ देखा। घड़ी की सुई धीरे धीरे 12 बजने की ओर बढ़ रही थी, लेकिन निशा की आंखों में नींद नहीं, सिर्फ एक सवाल था। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला, कदमों की आहट तक दबाकर वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगी। हर सीढ़ी उसके दिल की धड़कन और तेज कर रही थी। सामने वही बंद कमरा, वही पुराना ताला। निशा ने इधर उधर देखा, वहाँ कोई नहीं था। वो वापस मुड़ने ही वाली थी, उसके पीछे किसी चीज के गिरने की आवाज आई। वो पलटकर देखने लगी। फर्श पर एक छोटी सी पीतल की चाबी पड़ी थी। उसने धीरे से चाबी उठाई। निशा ने कांपते हाथों से चाबी ताले में लगाई। ताला खुल गया। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला। पुराना दरवाजा आवाज करता हुआ खुला। पुरानी अलमारी, कुछ लकड़ी के बक्से। निशा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई। जैसे ही वो अंदर बढ़ी, अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया। निशा घबरा गई। उसने तुरंत दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बाहर से बंद हो चुका था। उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है? दरवाजा खोलिए। उधर नीचे रसोई में पानी पीने आई साधना ने ऊपर से आती हल्की सी आवाज सुनी। उसने सिर उठाकर देखा। उसका चेहरा एकदम बदल गया। वो धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगी। जैसे जैसे वो ऊपर पहुंच रही थी, उसके चेहरे पर डर बढ़ता जा रहा था। कमरे के अंदर निशा ने खुद को संभाला। उसने पूरे कमरे को ध्यान से देखना शुरू किया। एक कोने में पुरानी तस्वीरों का ढेर पड़ा था। उसने पहली तस्वीर उठाई। उसमें यही परिवार था, रमेश, कमला देवी, दोनों बेटे। लेकिन एक चेहरा ऐसा था जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक अधेड़ उम्र का आदमी जो परिवार के बिल्कुल बीच में खड़ा था, लेकिन उस आदमी का चेहरा जानबूझकर काले रंग से मिटा दिया गया था। तभी उसने देखा पुरानी अलमारी का एक दराज आधा खुला हुआ था। उसने उसे खोला। अंदर जैसे ही उसने डायरी उठाई, पीछे से किसी के चलने की आवाज आई। निशा ने तुरंत पलटकर देखा। कमरे में कोई नहीं था, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे पर्दे के पीछे कोई खड़ा हो। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। दिल की धड़कन अब उसके कानों तक सुनाई दे रही थी। उसने एक झटके में पर्दा हटाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ टूटी हुई दीवार और उसमें बना एक छोटा सा सुराख। दूसरी तरफ सीधे कमला देवी का कमरा दिखाई दे रहा था। वो समझ गई, ये कमरा सालों से घर के लोगों पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। उसी समय साधना ऊपर पहुंच गई। उसने बाहर से धीरे से दरवाजा खटखटाया। हे भगवान, ये किसकी आवाज है? ये कौन था? निशा, तुम अंदर हो क्या? भाभी, बाहर दरवाजा बंद हो गया बाहर से, प्लीज ये दरवाजा खोलिए। साधना ने जल्दी से पास रखी लोहे की रॉड उठाई और कुंडी पर जोर से मारी। कुंडी टूट गई। दरवाजा खुलते ही साधना ने बिना एक पल गवाए निशा का हाथ पकड़ा। चलो अभी इसी वक्त, जल्दी चलो यहाँ से। दोनों तेजी से कमरे से बाहर निकल आए, लेकिन जल्दबाजी में निशा की नजर नहीं पड़ी कि डायरी वहीं फर्श पर छूट गई थी और कमरे के सबसे अंधेरे कोने में कोई व्यक्ति सांस रोके उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने धीरे से जमीन पर पड़ी डायरी उठाई और बहुत धीमी आवाज में कहा, लगता है खेल शुरू हो चुका है। रात के 12:15 निशा और साधना तेजी से अपने अपने कमरों में लौट आईं। दोनों की सांसें अभी तक तेज चल रही थीं, लेकिन नीचे बैठक में एक और खेल शुरू हो चुका था। सुबह होते ही कमला देवी ने पूरे घर को हॉल में बुला लिया। उनका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा गंभीर था। आज रात कोई ऊपर वाले बंद कमरे में गया था। निशा बिल्कुल शांत बैठी रही, जैसे उसे कुछ भी पता न हो। कमला देवी की नजर बार बार उसी पर टिक रही थी। उन्हें शक था, लेकिन सबूत नहीं। तुम चिंता मत करो भाग्यवान, जिस किसी ने भी हमारी बात नहीं मानी है ना, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। अरे पिताजी, घर में कोई चोर तो है नहीं, फिर कौन ही जाएगा वहाँ पर। बेवकूफी मत करो। रमेश जिसे राज पता चल जाए ना, वह सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है जिससे ये लोग इतने डरे हुए हैं? नाश्ते के बाद कमला देवी ने साधना को फिर से पूरे घर का काम सौंप दिया। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, रसोई, सब कुछ अकेले। निशा चुपचाप ये सब देखती रही। उसने जानबूझकर कमला देवी से पूछा, माँ जी, भाभी अकेले इतना काम कैसे कर लेंगी? छोटी बहू जिसे इस घर की रोटी खानी है ना, उसे काम भी करना होगा। ठीक है माँ जी, तो आज से मैं भी इनके साथ काम करूंगी। अरे नहीं बहू, तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है। साधना अपना काम खुद कर सकती है। जरूरत है माँ जी, क्योंकि घर एक का नहीं सबका होता है। ये सुनते ही कमला देवी का चेहरा उतर गया। उन्हें महसूस होने लगा कि निशा धीरे धीरे साधना का भरोसा जीत रही है। दोपहर में कमला देवी और रमेश किसी काम से बाहर चले गए। नरेश भी खेत देखने निकल गया। घर में सिर्फ रोहित, साधना और निशा थे। यही मौका देखकर निशा धीरे से साधना के कमरे में पहुंची। भाभी, अब तो सच बता दीजिए ना, आप इतना क्यों डरती हैं? साधना कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने अलमारी खोली। अंदर से वही पुराना लिफाफा निकाला
जिसे उसने उस दिन छिपा लिया था। उसने कांपते हाथों से लिफाफा निशा को दे दिया। निशा ने उसे खोला। अंदर एक पुराना अस्पताल का कागज था। उस पर साफ लिखा था, घरेलू हिंसा से लगी गंभीर चोटें। नीचे डॉक्टर की मुहर थी और साधना का नाम। भाभी, आपने कभी पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करी अभी तक? की थी साधना, लेकिन शिकायत थाने तक पहुंची ही नहीं, रास्ते में ही गायब हो गई। क्या मतलब आपका साधना भाभी? निशा, इस परिवार की पहुंच सिर्फ गांव तक नहीं है। जो भी इनके खिलाफ जाता है उसे चुप करवा दिया जाता है, हमेशा हमेशा के लिए। इतने में मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज आई। रमेश और कमला देवी उम्मीद से कहीं पहले लौट आए थे। साधना ने घबराकर कागज वापस लिफाफे में रखा, लेकिन जल्दबाजी में लिफाफा बिस्तर के नीचे खिसक गया। दोनों बाहर निकलने ही वाली थीं। कमला देवी कमरे के अंदर चली गईं। अरे वाह, आजकल दोनों बहुएं साथ साथ ही रहती हैं। हाँ माँ जी, मैं साधना दीदी से घर के काम सीख रही थी। उनकी नजर अचानक बिस्तर के नीचे पड़े उसी लिफाफे पर पड़ी। उन्होंने झट से उसे उठा लिया। साधना के चेहरे का रंग उड़ गया। कमला देवी ने लिफाफा खोला। जैसे ही उनकी नजर अस्पताल की रिपोर्ट पर पड़ी, उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने बिना कुछ कहे रिपोर्ट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर सारे कागज हवा में उछालते हुए बोली, याद रखना, इस घर में पुरानी बातें याद रखने की किसी को कोई इजाजत नहीं है। लेकिन निशा उन फटे हुए कागजों को नहीं देख रही थी। उसकी नजर कमला देवी की चाबी के गुच्छे पर थी। उसी गुच्छे में उसे एक पुरानी पीतल की चाबी दिखाई दी। कमला देवी के जाते ही पूरा कमरा फिर से शांत हो गया। भाभी, रिपोर्ट फाड़ देने से सच नहीं बदलता। तुम नहीं जानती निशा, इस घर में सच बोलने वालों का क्या हाल होता है। तो फिर अब झूठ बोलने वालों की बारी है भाभी। अरे, ये चाबी तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी पिछली रात बंद कमरे का ताला खोलने में इस्तेमाल हुई थी। उस रात निशा सोने का नाटक करने लगी। उसे यकीन था कि कोई न कोई जरूर बाहर निकलेगा। घड़ी ने रात के 1:30 बजाए। पूरा घर शांत था। तभी धीरे से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आई। चर्र। निशा ने कमरे की बत्ती नहीं जलाई, बस खिड़की के पर्दे की ओट से बाहर देखने लगी। आंगन में एक आदमी काले कंबल में सिर ढके धीरे धीरे पीछे वाले हिस्से की ओर जा रहा था। निशा ने बिना आवाज किए उसका पीछा शुरू किया। हवेली के पीछे एक पुराना गोदाम था जिसका दरवाजा बाहर से जंग लगा हुआ दिखता था, लेकिन वो आदमी बिना रुके अंदर चला गया। निशा ने दूर खड़े होकर देखा। आखिरकार आधी रात को मेरे लिए ये चाबी किसने छोड़ी होगी? लेकिन अगर चाबी माँ जी के पास थी तो रात को मुझे कमरे के बाहर चाबी कैसे मिली? क्या इस घर में कोई ऐसा भी है जो चुपचाप हमारी मदद कर रहा है, या ये किसी बड़ी खेल की शुरुआत है? कुछ सेकंड बाद उसने दीवार के टूटे हिस्से से अंदर झांका। इतनी रात को यहाँ कौन आता है? अंदर का दृश्य देखकर वो चौंक गई। वहाँ रमेश, कमला देवी और नरेश पहले से बैठे थे। यानी जिस आदमी का वो पीछा कर रही थी वो रोहित नहीं था। उसी समय कंबल हटाया गया। निशा की सांस रुक गई। वो चेहरा उसी पुरानी तस्वीर वाले आदमी का था जिसका चेहरा फोटो में काला कर दिया गया था। इतने सालों बाद भी तुम्हारा यहाँ आना सुरक्षित नहीं है। जब तक मेरे पास वो चीज है, तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। धीरे बोलो, दीवारों के भी कान होते हैं। दीवारों के नहीं, अब तो तुम्हारी घर की बहुओं के भी कान हो गए हैं। ये सुनते ही निशा समझ गई उन्हें शक हो चुका है। कौन है वहाँ? नरेश टॉर्च लेकर बाहर निकला। धीरे धीरे वो उसी दिशा में बढ़ने लगा जहां निशा छिपी थी। अब दोनों के बीच सिर्फ 5 कदम का फासला था। तभी अचानक एक पत्थर दूसरी तरफ जाकर गिरा। नरेश तुरंत आवाज की तरफ भागा। निशा हैरान रह गई। पत्थर किसने फेंका? आसपास तो कोई था ही नहीं। उसने मौका देखकर वहां से भागना ही ठीक समझा। अपने कमरे में पहुंचते ही उसने दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी। आखिर यह रहस्यमयी आदमी कौन था और उसने ये क्यों कहा कि जब तक मेरे पास वो चीज है? क्या है वो चीज? क्या रोहित जी भी सब कुछ जानते हैं, या वह भी इस घर के झूठ का एक शिकार है? और गोदाम के लाल संदूक में ऐसा क्या छिपा है जिसके लिए आधी रात को ये गुप्त बैठक बिठाई जा रही है? अगली सुबह निशा आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। तभी उसे जमीन पर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा दिखाई दिया। उसने जल्दी से उठाकर खोला। उस पर सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, गोदाम में लाल संदूक। बस इतना ही, न कोई नाम न कोई पहचान। निशा ने चारों तरफ देखा। आखिर उसमें ऐसा क्या हो सकता है जिसके लिए कोई अपनी पहचान छिपाकर मेरी मदद कर रहा है? ऊपर बालकनी से रोहित बिना कुछ बोले निशा को देख रहा था। उसके चेहरे पर न गुस्सा था न मुस्कान, बस एक अजीब सी बेचैनी। रात के 11:30 बजे पूरा घर गहरी नींद में था, लेकिन निशा की आंखों में नींद नहीं थी। बार बार उसकी नजर उस पर्ची पर जा रही थी, गोदाम में लाल संदूक। उसने धीरे से कमरे का दरवाजा खोला और बिना किसी आहट के हवेली के पीछे बने पुराने गोदाम की तरफ बढ़ गई। निशा ने गोदाम का दरवाजा धक्का देकर खोला। इस बार अंदर बिल्कुल अंधेरा नहीं था। चांद की हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़की से अंदर आ रही थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन एक संदूक सबसे अलग था। उस पर लाल रंग का पुराना पेंट लगा हुआ था और उस पर मोटी जंजीर लिपटी हुई थी। निशा ने धीरे से कहा, यही होगा शायद। उसने ढक्कन खोलने की कोशिश की। उसने पूरी ताकत लगाई। खड़ाक, जंजीर टूट गई। संदूक खुल गया, लेकिन अंदर सोना,
चांदी या पैसे नहीं थे। अंदर सैकड़ों पुराने कागज, फाइलें और एक पुराना वीडियो कैमरा रखा था। निशा हैरान रह गई। उसने पहली फाइल खोली। उसमें गांव के कई लोगों के नाम थे। हर नाम के सामने रुपयों की बड़ी बड़ी रकम लिखी थी। दूसरी फाइल उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली थी। उसमें उन लोगों के दस्तखत थे जो कई साल पहले मर चुके थे। ये लोग मरने के बाद दस्तखत कैसे कर सकते हैं? अब समझ आने लगा। ये सब लोग सिर्फ साधना दीदी पर अत्याचार नहीं करते, बल्कि इतने सालों से गांव वालों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं ये लोग। तभी संदूक के सबसे नीचे एक पुरानी वीडियो कैसेट मिली। निशा उसे ध्यान से देखने लगी। उसी समय गोदाम के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई, ठक ठक ठक। निशा ने तुरंत कैमरा और एक फाइल अपने दुपट्टे में छिपा ली और संदूक बंद कर दिया। अंदर रोहित आया। निशा एक बड़े लकड़ी के बक्से के पीछे छिप गई। रोहित सीधे लाल संदूक के पास पहुंचा। उसने ढक्कन खोला। अच्छा हुआ जो सब कुछ अभी तक यहीं पर रखा है। मतलब रोहित जी भी संदूक के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या वह भी इस परिवार के साथ मिले हुए हैं या वो किसी और वजह से यहाँ पर आए हैं? रोहित के जाते ही निशा जल्दी से अपने कमरे में लौट आई। उसने फाइल खोलकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया। अचानक एक कागज उसके हाथ से नीचे गिरा। उसके पीछे एक पुरानी तस्वीर चिपकी हुई थी। तस्वीर में साधना मुस्कुरा रही थी। उसके साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर निशा हैरान रह गई। अब कहानी और रच चुकी थी। दो अलग अलग लोग, एक ही परिवार और एक ही रहस्य। तभी अचानक निशा के कमरे का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। फर्श पर एक और पर्ची रखी थी। इस बार उस पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, साधना को बचाना चाहती हो तो किसी पर भरोसा मत करना, यहाँ तक कि अपने पति पर भी नहीं। क्या रोहित जी सचमुच इस षड्यंत्र का हिस्सा है या उसे कोई और बदनाम करना चाहता है? अब मैं किसकी बातों पर विश्वास करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। निशा के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और पहली बार उसे एहसास हुआ कि ये लड़ाई सिर्फ कमला देवी और रमेश के खिलाफ नहीं है। इस घर में हर चेहरा शक के घेरे में है। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन निशा की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वो बार बार उस पर्ची को पढ़ रही थी। अगली सुबह, बड़ी बहू साधना, कल गांव के मंदिर में बड़ा भंडारा है। घर का सारा काम का इंतजाम करना तेरी जिम्मेवारी होगी। और नई बहू, तुम मेरे साथ रहोगी। जी माँ जी। लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। उसे महसूस हो चुका था कि कमला देवी उसे साधना से दूर रखना चाहती हैं। दोपहर में घर के सभी लोग मंदिर की तैयारी में व्यस्त थे। यही मौका देखकर निशा चुपके से फिर गोदाम पहुंची। इस बार लाल संदूक अपनी जगह नहीं था। एक ही रात में इतना बड़ा संदूक कहाँ चला गया? और ये चाबी कैसी है? इस पर ये क्या लिखा हुआ है? तहखाना? इस हवेली में तहखाना भी है? पूरा गोदाम खाली पड़ा था। निशा हैरान रह गई। उसी समय पीछे से ताली बजाने की आवाज आई, ठक ठक ठक। निशा पलटी। दरवाजे पर रोहित खड़ा था। दोनों कुछ सेकंड तक एक दूसरे को देखते रहे। निशा ने चाबी तुरंत मुट्ठी में छिपा ली। नई बहू निशा, तुम्हें पुरानी चीजों में बहुत दिलचस्पी लग रही है। और आपको रात के अंधेरे में गोदाम में आने की आदत है? हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखाई देती है। सही कहा आपने भैया, लेकिन सच ज्यादा देर तक छिपा नहीं रहता। रोहित धीरे धीरे मुस्कुराया। इतना कहकर वो वहां से चली गई। रोहित उसे जाते हुए देखता रहा, लेकिन इस बार उसने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शाम को भंडारे की तैयारी चल रही थी। साधना अकेले बड़े बड़े बर्तन उठा रही थी। कमला देवी लगातार उसे डांट रही थी। तभी एक भारी भगोना साधना के हाथ से फिसल गया। वो सीधे उसके पैर पर गिरा। साधना दर्द से चीख उठी। निशा दौड़ती हुई आई। उसने देखा साधना के पैर से खून निकल रहा था। नाटक मत कर, इतना भी नहीं हुआ होगा जितना तू यहाँ पर तमाशा दिखा रही है। पूरे गांव के लोग ये सब देख रहे थे। पहली बार कमला देवी को लोगों की निगाहों का एहसास हुआ कि अब उनका जुल्म छुपा नहीं रहने वाला। अरे मैं तो मजाक कर रही थी बहू। रात को निशा अपने कमरे में लौटी। उसने जेब से वो छोटी चाबी निकाली। तभी उसे याद आया, ऊपर वाली मंजिल के पुराने गलियारे में एक छोटी सी लोहे की जाली लगी थी, जिसे उसने पहले कभी ध्यान से नहीं देखा था। जाली के पीछे सीढ़ियां नीचे जा रही थीं। ताला खुल गया। वो धीरे धीरे नीचे जा रही थी। सीढ़ियां खत्म ही नहीं हो रही थीं। तो सचमुच इस हवेली में एक तहखाना है। लेकिन जो उसने देखा, उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर में साधना थी। उसके चेहरे पर लाल रंग का गोल घेरा बना हुआ था। नीचे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, अगला नंबर इसका। उसी पल तहखाने का भारी लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। अंधेरे में किसी आदमी की धीमी डरावनी हंसी गूंजने लगी। निशा की सांसें तेज हो गईं, लेकिन वो घबराई नहीं। सामने वही रहस्यमयी बुजुर्ग खड़ा था, जिसका चेहरा पुरानी तस्वीर में काला कर दिया गया था। निशा स्तब्ध रह गई। रघुवीर ने धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की। अब तुम सच जान चुकी हो, लेकिन क्या तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल पाओगी? अगर तुम भी बाकी लोगों की तरह डर गई तो साधना कभी भी नहीं बच पाएगी। आप कौन हैं? उसने एक लोहे की अलमारी खोली। अंदर मूल जमीन के कागज, बैंक रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग और वर्षों के सारे दस्तावेज सुरक्षित रखे थे। मेरा नाम रघुवीर सिंह है। मैं इस हवेली का मालिक था और रमेश मेरा ही छोटा भाई। वर्षों पहले मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी। पूरी हवेली, जमीन, सब कुछ मेरे नाम थी। लेकिन रमेश मेरा छोटा भाई लालची निकला। उसने नकली कागज बनवाए
और गांव वालों से धोखाधड़ी करी और धीरे धीरे मेरी सारी संपत्ति अपने कब्जे में ले ली। और जब मैंने कुछ कहा तो पूरे गांव में यह अफवाह फैला दी कि मैं मर चुका हूँ। असल में उसने मुझे इसी तहखाने में महीनों तक कैद रखा। मैं किसी तरह से बच निकला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने बरसों से उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करे हैं। फिर आपने सबके सामने आकर सच क्यों नहीं बताया? क्योंकि बिना सबूत सच भी झूठा बन जाता है यहाँ पर, और रमेश की पहुंच तुम्हें नहीं पता कहाँ तक है। तभी रमेश, कमला देवी, नरेश और रोहित चारों तहखाने में उतर आए। नरेश आगे बढ़ा। मैंने कहा था तुम एक दिन यहीं तक पहुंच जाओगी। अब नए सबूत बाहर जाएंगे और नहीं तुम। लेकिन तभी सबको चौंकाते हुए रोहित उसके सामने खड़ा हो गया। अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, नहीं पिताजी, आज नहीं। तुम सोच रही होगी मैं इन लोगों के साथ हूँ, लेकिन नहीं। मैं इनके खिलाफ पिछले 2 सालों से सबूत इकट्ठा कर रहा था। अगर मैं खुलकर विरोध करता तो ये लोग मुझे भी खत्म कर देते। वह पत्थर मैंने ही फेंका था ताकि तुम पकड़ी न जाओ। बस बहुत हो गया। आज के बाद मैं कभी नहीं डरूंगी और न ही किसी और औरत को डरने दूंगी। मैंने सबूत इकट्ठा करने के साथ सही समय का इंतजार भी किया था। मैंने तुम्हें नहीं बचाया भाभी, तुमने खुद को बचाने की हिम्मत करी। भाभी, मैंने बहुत देर कर दी, लेकिन अब इस घर में किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। घर ईंटों से नहीं बनता, न्याय से बनता है बच्चों। रमेश कुछ पल के लिए रुक गया। शायद पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी लोगों का डर अब खत्म हो चुका है। उसी समय बाहर से पुलिस की सायरन सुनाई दी। कमला देवी घबरा गई। निशा ने तहखाने में उतरने से पहले अपने मोबाइल से सारी जानकारी और लोकेशन एक विश्वसनीय वकील को भेज दी थी। उसी के आधार पर पुलिस वारंट लेकर पहुंच चुकी थी। सारे दस्तावेज, वीडियो रिकॉर्डिंग और फर्जी कागज बरामद कर लिए। रमेश, कमला देवी और नरेश को वहीं गिरफ्तार कर लिया गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुल्म और अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो और उसे दीवारों के पीछे चाहे कितना भी छिपा कर रखा जाए, एक ना एक दिन सच सबके सामने आ ही जाता है। दोस्तों, अब एक सवाल आपके लिए। अगर आप निशा की जगह होते और आपके सामने भी किसी बेगुनाह पर ऐसा अत्याचार हो रहा होता, तो क्या आप भी अपनी जान जोखिम में डालकर उस बंद कमरे का राज खोलते, या फिर दूसरों की तरह चुप रहना ही ठीक समझते? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये सस्पेंस कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।